आज का हमारा लेक्चर है मॉडर्न हिस्ट्री की अगली सीरीज में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का पार्ट 2। इसमें हम क्या चर्चा करेंगे? इसमें हम हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो की बात करेंगे। हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, माने डिरोजियो कहते हैं इनको। दूसरा हम जिक्र करेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और बात होगी मूवमेंट्स इन द वेस्टर्न इंडिया। ध्यान रहे हम 1857 तक की ही सोशल रिलीजियस मूवमेंट पढ़ रहे हैं, मुझे बार बार ना बताना पड़े। जब समय आएगा 1857 के विद्रोह के बाद हम उसके आगे की भी सभी मूवमेंट्स बहुत डिटेल में करेंगे। प्रार्थना समाज भी पढ़ेंगे और आर्य समाज भी पढ़ेंगे, विवेकानंद भी पढ़ेंगे, सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी 1856 तक का माहौल समझें और उन्हीं एसोसिएशंस पर फोकस करें। लेक्चर को आज थोड़ा क्वेश्चनियर फॉर्मेट में कॉम्प्रिहेंसिव बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपके बेसिक्स क्लियर होने शुरू हो जाएं। तो मैं पहले कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगा, आप उनके आंसर्स करेंगे और उसी के वाया लेक्चर आगे प्रोसीड करेगा। लेक्चर कितना लंबा होता है इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन लेक्चर आज यूटिलिटी काफ़ी होगी और इसका इम्पैक्ट एवरलास्टिंग आएगा। क्योंकि अगर आपने ये टॉपिक क्वेश्चनियर फॉर्मेट में ना समझ करके उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं की तो थ्रू आउट द मॉडर्न हिस्ट्री अब इसके बाद आपको आइडियोलॉजीज क्लियर नहीं होंगी, सोशल एंड रिलीजियस पॉलिसीज क्लियर नहीं होंगी, ये सब चीज़ें कभी दिमाग में नहीं आएंगी। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे पहला एस्पेक्ट ये खुल गया भाई, ये सारी एक्टिविटीज बंगाल के ही इलाके में शुरू क्यों हुई और बहुत बाद में जाकर के ये क्यों पेनिट्रेट हुई महाराष्ट्र और अदर एरियाज में? ये मेरा पहला क्वेश्चन है। मैं आपसे इसका आंसर चाहता हूं, उतनी देर वीडियो स्टॉप करते हैं। वेरी गुड, आपने आंसर कर दिया। आंसर ये बनता है कि ब्रिटिशर्स के द्वारा सबसे पहले 1757 का बैटल ऑफ प्लासी, उसके बाद 1764 का बैटल ऑफ बक्सर। तो 1765 में अनमोल उन्हें इलाहाबाद की ट्रीटी के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की ही दीवानी के राइट्स मिले थे। इसकी वजह से इसी रीजन में उन्हें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करनी थी। उसके लिए उन्हें लोकल कस्टम कल्चर मैनर को सीखना था। उन्हें सिविल डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी के राइट यानी कि इनहेरिटेंस, सक्सेसरशिप के राइट्स, मालिकाना हक किसका होगा, पट्टा कैसे लिखा जाएगा, डीड कैसे बनेगी, ये सारी चीज़ों को लेकर के अपना एक सेटअप प्रोवाइड करना था एडमिनिस्ट्रेटिव। इसके लिए शुरुआत में लोकल ऑफिसर्स एंड लोकल लैंग्वेजेस को ही अडॉप्ट किया गया, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हर लोकल ऑफिस के ऊपर जो एक की पोजीशन होल्डर हुआ करता था वो ब्रिटिश हुआ करता था, तो इंग्लिश भी एक इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के तौर पर काम करती रही। इसी के तहत इंग्लिश का प्रसार इस एरिया में होता रहा और ये सब बाय द वेरी बिगिनिंग ऑफ द 1765 की ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से शुरू हो चुका था फॉर द पर्पस ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ब्रिटिशर्स का पहला इन्फ्लुएंस इस एरिया में देखने को मिलता है और इसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि एंग्लो मराठा वार 1818 में फाइनल वार, एंग्लो मराठा वार थर्ड कंक्लूड हुई। इसकी वजह से ही महाराष्ट्र के रीजन में अगर आप देखेंगे तो 1818 ऑनवर्ड्स ही आपको ये सारी मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, लेकिन इससे बहुत पहले ये सारी मूवमेंट्स बंगाल में होने लगी। तो इससे हम एक कनेक्टिविटी तो निकाल पाए हैं कि समवेयर जो हमारी कंट्री में सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुई हैं, उन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का एक कनेक्शन ब्रिटिश एंड इंग्लिश इन दो के साथ तो बनता है। सोशल रिलीजियस मूवमेंट का ब्रिटिश एंड इंग्लिश के साथ तो रिलेशन बनता है। तो ब्रिटिश एंड इंग्लिश के साथ क्या रिलेशन बनता है, अब मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि ये कनेक्टिविटी कहाँ से निकल करके आई। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द कनेक्टिविटी बिटवीन द ब्रिटिश एंड इंग्लिश एंड द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द इंडिया? जब तक ये नहीं समझ पाएंगे तब तक बात बन नहीं पाएगी कि उसके पहले क्यों नहीं हुए वो मूवमेंट, और क्यों इन्हीं एरियाज में हुए जहाँ पर ब्रिटिश डोमिनेटेड थे। मद्रास में क्यों नहीं हो रहा था इससे पहले, सेंट्रल एरिया में दिल्ली में क्यों नहीं हुआ, ये बंगाल में ही क्यों? अब सवाल यहाँ से पैदा होता है ना। तो इसके कई जवाब निकलते हैं, जिसका सबसे सटीक उत्तर ये बनता है कि इंडिया में जो भी इवेंट हो रहे थे वो बिल्कुल सेपरेट या आइसोलेटेड इवेंट थे ही नहीं। इंडिया में हो रहे इन इवेंट्स के ऊपर वर्ल्ड लेवल पर हो रहे इवेंट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। अगर हम बात यूरोप की करते हैं तो यूरोप में ये एक समय ऐसा था जिस समय में लगातार आवाज़ें उठ रही थी फॉर द पर्पस ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल एंड टू एंड द फ्यूडलिस्टिक सोसाइटल पैटर्न। तो फ्यूडलिज्म, सामंतवादी समाज को खत्म करने की बात हो रही थी, जिसमें लैंडेड एरिस्टोक्रेसी के पास सारे अधिकार थे, यानी कि वो रूलर और उन रूलर्स के वो ऑफिसर्स जो बहुत बड़े बड़े मैनोरियल कॉम्प्लेक्सेस, बहुत बड़े बड़े लैंड्स को एक्वायर करके बैठे थे, जिसके तहत
उनका, प्रीस्टली क्लास का एंड रूलिंग क्लास का एक ऐसा सेटअप बना था जिसे हमने 3 ऑर्डर सोसाइटी माना। द रूलर दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर, द प्रीस्टली क्लास एंड द रूलर दैट इज द फर्स्ट ऑर्डर, द प्रीस्टली क्लास एंड द एरिस्टोक्रेट्स दैट इज द सेकंड ऑर्डर एंड द थर्ड ऑर्डर इज द कॉमन पीपल। ये थर्ड ऑर्डर सिस्टम में कॉमन मैन के पास अधिकार नहीं थे, जबकि एक्चुअल प्रोड्यूसर यही थे। कोई भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन थी, कोई भी अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटी थी, ये करते थे जिसका बेनिफिट सीधा सीधा फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर लेता था। इसके खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हुई और इसका केंद्र बना फ्रांस और फ्रांस के फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये एक इंपॉर्टेंट था। फिर ब्रिटिशर्स के द्वारा लगातार अमेरिका और बाकी एरियाज़ में भी अपने राइट्स को असर्ट किया जा रहा था। तो अमेरिका में इतने लंबे समय से बस रहे यूरोपीय जो अब अपने आप को अमेरिकन लैंड के साथ आइडेंटिफाई करते थे, उनके द्वारा भी क्रांति की गई और 1776 का अमेरिकन रेवोल्यूशन। तो चाहे ये अमेरिकन रेवोल्यूशन था, ये एक तरह की आज़ादी की लड़ाई था। 1776 की घटना बहुत इंपॉर्टेंट है। समय आगे बढ़ता है, 1789 का फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये फ्रेंच रेवोल्यूशन ने बहुत ज़बरदस्त नए कंसेप्ट, नए इंस्टीट्यूशंस को जन्म दिया। और इससे निकल करके आते हैं वो 3 चीज़ें, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। देखिए यहाँ पर एक बात आप समझ करके चलेंगे कि यकायक ये सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं। फ्रांस का फ्रेंच रेवोल्यूशन ये लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का कंसेप्ट एकदम से नहीं दे सकता था अगर पूरे के पूरे यूरोप में एक रेनेसेंस का दौर ना होता। यूरोप सारा ही मिडल एजेस के दौरान ड्यूरिंग द 15th सेंचुरी बहुत स्ट्रांगली जिस चीज़ को डेवलप कर गया था वो था रेनेसेंस। रेनेसेंस माने पुनर्जागरण, जिसमें क्लासिक रोमन सोसाइटी, क्लासिकल आर्किटेक्चर, क्लासिकल लर्निंग्स और न्यू आइडियाज़ को बड़े लेवल पर एम्बाइब कर लिया गया था उस समय की सोसाइटी के द्वारा। जब तक हम इसे नहीं समझते, हमें भारत में होने वाले नए रेनेसेंस और भारत में होने वाले इन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी। रेनेसेंस को समझने का कारण ही यहाँ पर यह बनता है कि रेनेसेंस एक्चुअली में क्या कहता था, किस तरह की बात करता था। यूरोपियन रेनेसेंस भी तो सीधे सीधे वहाँ के रिलीजियस आउटलुक में चेंजेस लाने की बात करता था। क्या चेंजेस लाने की बात करता था? अब तक पूरा का पूरा यूरोप जिन डार्क एजेस को फेस कर रहा था और जिन डार्क एजेस के दौरान 500 से लेकर के 1100 AD तक कोई विकास नहीं हुआ यूरोप में, कोई साइंटिफिक इनोवेशंस नहीं हुई, कोई उस लेवल का लिटरेचर डेवलप नहीं हुआ, किसी तरह के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स नहीं किए गए, कोई तरह का पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं किया गया, कोई इंस्टीट्यूशन नज़र नहीं आता था। इन डार्क एजेस के थ्रू यूरोप में कई क्वेश्चन किए गए और इसका क्वेश्चन का बेसिस ये था कि ये डार्क एजेस क्यों हमने झेली है। तो डार्क एजेस का रीज़न ही ये था सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन था अल्टीमेट अथॉरिटी ऑफ द रिवील्ड बुक्स। रिवील्ड बुक्स की बात की जाती थी, यानी कि बाइबल, और बाइबल की अथॉरिटी को यूज़ करके प्रीस्टली क्लास जो है उसने पूरी तरह से यूरोपियन सोसाइटी को स्टेगनेंट बना रखा था, स्टैंड स्टिल कर रखा था। कोई सोशल, कोई इकोनॉमिक, कोई कल्चरल ग्रोथ नहीं हो रही थी यूरोप में। तो ये जो बाइबल की अथॉरिटी है, रिवील्ड बुक की अथॉरिटी है, ये जो सुपरस्टिशन का कंसेप्ट डार्क एजेस के दौरान यूरोप में फॉलो हुआ, इसी की काट है। इसी को तोड़ने के लिए आता है यूरोपियन रेनेसेंस, जो मना करता है इस सोसाइटी को। ये सोसाइटी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? सीधे सीधे ये सोसाइटी स्टेगनेंसी को रिप्रेजेंट करती है। सब कुछ स्टेगनेंट है। आप हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री के लेक्चर्स की सीरीज सुनिए, उसमें यूरोपियन रेनेसेंस और सारे कंसेप्ट बहुत ब्यूटीफुली समझाए हैं, और उन्हीं दौरान उन चैप्टरों में ही समझाया कि इनका इंडिया कनेक्शन क्या था। हमने उन चैप्टर्स के दौरान भी बताया है कि राजा राममोहन राय से इनका रिलेशन क्या था और इंडिया में चल रही गतिविधियों से इनका क्या जुड़ाव है। तो वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर के मुताबिक ये स्टेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं, स्टेगनेंट सोसाइटी। क्यों? क्योंकि सुपरस्टिशन है, सोसाइटी अपने लेवल पे एफर्ट्स नहीं कर रही, ग्रोथ का कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा। प्रीस्टली क्लास ने सबको कंट्रोल कर रखा है ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, और बाइबल एक रिवील्ड बुक के तौर पर अपनी कन्वीनियंस के दौरान तरीके से इंटरप्रेट हो रही है, और उसके दौरान जो बताया जा रहा है उसे भगवान के द्वारा कहा गया सत्य मान लिया जाए, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। सोसाइटी स्टेगनेंट थी। एक वर्ग जिसे यह किसी भी लेवल पर बर्दाश्त नहीं था कि हम उस सोसाइटी से आते हैं जो एंशिएंट रोमन्स एंड एंशिएंट ग्रीक्स, हम इस स्टेगनेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बड़े लेवल पर वो फ्यूडल लॉर्ड्स, एरिस्टोक्रेटिक क्लास, उसके ऑपरेसिव एंड सप्रेसिव कैरेक्टर को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एम्पायर कोई जिम्मेदारी नहीं समझ रहा लोगों के प्रति, इस तरह का एम्पायर भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और प्रीस्टली क्लास किसी तरह की से भी लोगों की ऑपरेसिव एंड सप्रेसिव कंडीशन को इम्प्रूव करने में इस समय असफल चल रही है पूरी तरह से। इस तरह का रिलीजन या इस तरह की क्लासेस, प्रीस्ट और एरिस्टोक्रेटिक भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था उस समय का।
लेकिन बल कहाँ से मिलता है? आप ऐसे सवाल कर रहे हैं, आप नई चीज़ें लिखना चाहते हैं, आप नई पेंटिंग्स बनाना चाहते हैं, आप नए तरह से धर्म को समझना और उसको इंटरप्रेट करके लिखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं लोगों में। इसके लिए देखिए समर्थन तो चाहिए किसी का, और पैसा भी चाहिए। ये समर्थन और पैसा कहाँ से आएगा? एक नई बर्गोइस क्लास निकल करके आती है। हम इस बर्गोइस क्लास को नहीं भूल सकते हैं। बर्गोइस क्लास, दैट इज द बिजनेस एंड द मर्चेंट क्लासेस। 1100-1200 एडी के दौरान नई फोर्सेस एंड नए डायनामिज्म यूरोप में ऑब्जर्व होने शुरू हो गए थे, जो कि किस पर आधारित थे? ट्रेड एंड कॉमर्स पर। पुराने सेंटर ऑफ पावर धीरे धीरे वीक पड़ने लगे थे, जो एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी पर बेस्ड थे, जो लैंड पर बेस्ड सेंटर ऑफ पावर थे। लेकिन अब जो नए सेंटर ऑफ पावर बनने शुरू हुए थे, ये ट्रेड पे बेस्ड थे, ये कॉमर्स पर बेस्ड थे, ये मार्केट पे बेस्ड थे। यहाँ से जो ये नया वर्ग डेवलप हुआ, जैसे शुरुआत में हमने मिडिल क्लासेस कहा, ये मिडिल क्लासेस में बहुत सारे नए सेक्शंस ऑब्जर्व होकर के ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा। नेचुरल सी बात है, अकाउंट्स इंक्रीज होंगे, रूल बेस्ड सारा बिजनेस होता है, तो नेचुरल सी बात है रूल्स ब्रेच भी होंगे। उन्हें चैलेंज करने का एक मैकेनिज्म होगा, आपको पिटीशंस फाइल करनी है, पिटीशंस का एक पूरा वे होता है, पूरा लीगल कंसेप्ट होगा, तो लॉज आएंगे, लॉ राइटर्स आएंगे। तो हमने लॉयर्स देखे, हमने नए लॉयर्स देखे, हमने नए बुक राइटर्स देखे, नए बिजनेस एंड मर्चेंट क्लास देखी, नए डॉक्टर्स देखे। अब इन लॉज को पढ़ाने के लिए वी नीड टीचर्स ऑल्सो, तो हमने नए टीचर्स देखे, इंजीनियर्स देखे। तो नए इंजीनियर्स, नए डॉक्टर्स, नए प्रोफेशनल्स, टीचर्स, नए एडवोकेट्स, बैरिस्टर्स, नए बिजनेस क्लासेस, मर्चेंट क्लास, ये एक बर्गोइस क्लास डेवलप हुआ पूरा का पूरा। द न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लासेस इन द यूरोप। और ये न्यूली एजुकेटेड मिडिल क्लास ऑफ द यूरोप एक इंजन बना नए रिफॉर्म्स का, नए चेंजेस का। इसने क्वेश्चन कर दिया उन पुराने इंस्टीट्यूशंस को। इनसे नहीं बर्दाश्त था कि लोग एज इट इज चीज़ों को एक्सेप्ट करें जैसा प्रीस्ट बताते हैं। इनका मानना ये था कि नया विकास नए रिलेशन से होगा, नई कंट्रीज़ के साथ हमें रिलेशंस बनाने पड़ेंगे, नए एग्रीकल्चर को छोड़ आगे आना होगा, नए प्रोडक्शंस करने पड़ेंगे, नए तरह के ट्रेड एंड कमर्शियल रूट्स एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, नए तरह के सेंटर सिटी बनाने पड़ेंगे, नए तरह के सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स क्रिएट करने पड़ेंगे। और अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो सोसाइटी का रहेगा, उसे मैनेज करने के लिए जो गवर्निंग बॉडीज़ रहेंगी, वो भी नई तरह की होंगी, जो हमारे इंटरेस्ट को, हमारी नीड को, हमारे फ्यूचर कोर्स को रिजेंबल करती हों, तो वो हम बनाएंगे। पुराने इंस्टीट्यूशंस लथार्जिक हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, वो नए ट्रेड के, नए सिटीजन रिलेशंस के, नए कॉमर्स की, नई बिजनेस क्लास की नीड्स को सर्व नहीं कर सकते, उनकी आइडियोलॉजी वहीं तक सीमित है। तो नए तरह के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, नई तरह के पॉलिटिकल सेंटर, नई तरह के रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स एंड नए तरह के रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट नेशंस क्रिएट होने की कवायद शुरू हुई है। और यहीं से आता है रेनेसेंस। इनको यह समर्थन और यह ताकत कहाँ से मिलती है कि ये इतना कुछ ये सब कर जाते हैं? उसका आधार है उस समय की न्यू साइंसेस, न्यू ज्योग्राफी, न्यू डेवलपमेंट्स, न्यू इनोवेशंस, न्यू डिस्कवरीज, जिसका एक बेसिस कहीं ढूंढा जाता है एंशियंट रोम और एंशियंट ग्रीस में। उसका कारण ही ये था कि मिडिवल पीरियड के दौरान शुरू हुए इस फ्यूडलिज्म को, इस लैंड बेस्ड जेंट्री या एरिस्टोक्रेसी के द्वारा किए गए सामंतवाद को ख़त्म करना ज़रूरी था। उसके लिए वह पीरियड दिखाया गया, वह शासनकाल दिखाया गया जो बहुत ही डेमोक्रेटिक था, जो बहुत ही ग्लोरीफाइंग एजेस थी, द रोमन एजेस, द ग्रीक एजेस ऑफ द ओल्ड पीरियड, जिसके दौरान बहुत ही भव्य बिल्डिंग्स बनती थी। उस समय की एक्वेडक्ट्स, पानी ले जाने वाले जरिए, उस समय की सोसाइटी की लेबर की डिवीजन, मिलिट्री क्लास अलग है, प्रोड्यूसर क्लास अलग है, सेलर एंड बिजनेस क्लास पूरी तरह से अलग है, आर्टिजन्स अलग हैं, फार्मर अलग हैं, पूरी तरह का वो सारा का सारा ताना बाना, डिसीजन मेकिंग उस समय के संसद और सांसद बताए गए याद। तो वो सारी सोसाइटी को दोबारा रीवाइव, रीबर्थ, रिक्रिएट एंड री अवेयरनेस वाज अ रेनेसेंस। इसे रेनेसेंस कहते हैं। ये एक दौर पूरा का पूरा यूरोप में आया जिसने यूरोप को बदला। तो यूरोप ने भी उस समय के सोसाइटी के डिवीजन्स को क्वेश्चन किया, यूरोप ने भी रिलीजन के सुपरस्टिशन को क्वेश्चन किया, उसने उसमें रीजनिंग को ढूंढा, उसने उसे रैशनल और प्रैक्टिकल लेबोरेटरीज में टेस्ट किया कि यह कंसेप्ट क्या वाजिब बनता है, यथास्थिति में यह सही माना जा सकता है, नहीं माना जा सकता है। तो लॉजिक, रीजनिंग बहुत स्ट्रांगली आए और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे कि चर्च है, द प्रीस्ट, द गॉड, इसकी जगह ये कहा गया कि सोसाइटी कंपैशन से चलनी चाहिए,
सोसाइटी में ह्यूमन रिस्पेक्ट होना जरूरी है। और हम तब तक विकास नहीं कर पाएंगे पूरे के पूरे समाज का जब तक एक इंडिविजुअल की हम नीड और उसकी प्रोग्रेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें उसका दर्द समझना होगा जो डिप्राइव्ड है, हमें उन बेनिफिट्स को आइडेंटिफाई करना होगा जो ह्यूमन प्रोग्रेस से डिराइव हो सकते हैं। अगर ह्यूमन सोसाइटी प्रोग्रेस करेगी, अगर हम एज अ कम्युनिटी ग्रो करेंगे, हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करेंगे, हम नए मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, न्यू वेज ऑफ प्रोडक्शन, न्यू टेक्नोलॉजीज के माध्यम से रिसोर्सेज को बेटर कन्वर्ट कर पाएंगे, उससे बेटर एंड रिजल्ट्स जनरेट होंगे। और जितने बेटर एंड रिजल्ट्स जनरेट होंगे उतना ज़्यादा रेम्यूनरेटिव होगी वो पूरी की पूरी चीज़, उतना ज़्यादा उससे कमाइयाँ, उसके फ्रूट्स ज़्यादा मिलेंगे, उतनी ही बेटर वे में वो सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और सभी का लिविंग स्टैंडर्ड ग्रो करेगा। और इस वे में ग्रो करती हुई सोसाइटी ही बेटर इमेजिन कर सकती है अपना फ्यूचर, जिसमें सभी सोचने की ताकत में हो, जिसमें सभी के पास एक बेसिक इंटेलेक्ट हो, जिसमें सभी को एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दी जाए, जिसमें सभी को उस समय की नेचुरल साइंसेज, फिजिकल एनवायरनमेंट, ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमनिज्म, ह्यूमन वैल्यू, इन सब को समझने की ताकत और क्षमता हो और इस तरह के न्यू इंस्टीट्यूशंस हो। तो न्यू साइंसेज, न्यू कल्चर, न्यू लॉज, न्यू प्रोफेशंस, न्यू एजुकेशन सिस्टम जो कि डिप्रीवेशन नहीं करे, जो डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड ना हो, जो हायरार्किकल ना हो, और नए इंस्टीट्यूशंस जो लोगों को रिजेंबल करते हों, यानी कि पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस। तो इस तरह की चीज़ों की शुरुआत रेनेसेंस की पीरियड के दौरान हो चुकी थी यूरोप में, और ये इंपॉर्टेंट था। उसी रेनेसेंस के दौरान जब ये चीज़ों की शुरुआत हुई है, न्यू सेंटर्स बने हैं, न्यू कंसेप्ट्स आए हैं, न्यू बर्गोइस क्लासेस एग्जिस्टेंस में आई हैं। धीरे धीरे देखने में आया कि एक वर्ग जो हुआ करता था शासक वर्ग, वह चेंज हुआ तो दूसरा एक वर्ग एग्जिस्टेंस में आ गया, बर्गोइस सेक्शन। अब अल्टीमेटली वेयर आर द कॉमनर्स, कॉमनर्स का इंटरेस्ट अभी भी सर्व नहीं हुआ। तो जिस तरह से कभी बर्गोइस क्लास ने उस पूरे के पूरे शासक वर्ग से, द एलीट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से पावर ली थी, सोसाइटी को मोल्ड किया था, कन्वर्ट किया था, उसी फेनोमेना का फॉलो करके, कंसेप्ट फॉलो करके ये कॉमनर्स ने अब उसमें चेंजेस लाने शुरू हुए। तो आपको 18वीं सेंचुरी के दौरान बड़े भव्य रेवोल्यूशन दिखे हैं, क्रांतियाँ दिखी हैं, लेकिन रेवोल्यूशन का आधार रेनेसेंस में था। और यह रेवोल्यूशंस ने बड़े लेवल पर नई लिटरेचर्स लिखी, एक से एक शख्सियत हुई हैं, कांट हुआ है, विक्टर हुए हैं, फिच हुआ है, जॉन लॉक हुए हैं, वोल्टेयर हुआ है, रॉसे हुए हैं। ये सभी ने जम करके सोशल रिलेशंस कैसे होने चाहिए, डेमोक्रेसी कैसी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करें, इलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, वोट का शेयर कैसे होना चाहिए, पर पर्सन वन वोट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेबर एंड ऑनर के बीच के, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के रिलेशंस कैसे होने चाहिए, इंडस्ट्रीज कैसे काम करनी चाहिए, प्रोडक्शन किसके हाथ में होनी चाहिए, जनता के हाथ में होनी चाहिए कि या की इंस्टीट्यूशंस के हाथ में होनी चाहिए या प्राइवेट प्लेयर के हाथ में होनी चाहिए, रिलेशनशिप इकोनॉमिक सोशल कैसे इस्टेब्लिश होने चाहिए, धर्म का राजनीति में होना चाहिए दखल कि नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन को अलग सेपरेट करके डील करना चाहिए, रिलीजन अपने लेवल पे डेवलप होता रहे, पॉलिटिक्स अपने लेवल पे डेवलप होती रहे, इकोनॉमी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए या प्राइवेट फोर्सेस के कंट्रोल में होनी चाहिए। इन चीज़ों पर बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशंस हुई हैं और बहुत ज़बरदस्त बुक्स लिखी गई, जर्नल्स लिखे गए, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ों ने यूरोप पे बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डाला और नए आइडियोलॉजिकल फ्रेम्स निकल करके आए, नए आइडियोलॉजिकल थॉट्स निकल करके आए। लेकिन यह सारी लिटरेचर का उस समय का बहुत बड़ा आधार इंग्लिश लैंग्वेज थी, और उस इंग्लिश लैंग्वेज को फॉलो करने वाले लोग यानी कि ब्रिटिश कॉलोनियलिस्ट उस लेवल पर उस समय में बहुत बड़े विश्व के मानचित्र पर फैल चुके थे, पूरे वर्ल्ड के मैप के ऊपर उनका दखल हुआ करता था। ऐसे में इंग्लिश पीपल ने पूरे वर्ल्ड को एक कॉमन लैंग्वेज दे करके उन्हें एक सूत्र में बांधने का काम किया, ये बड़ी बात है। और दूसरी बात, जितना भी रेनेसेंस का दौर रहा है पूरे यूरोप में, उसके बहुत ही न्यूट्रल, वेरी रेक्टिफाइड एंड बहुत ही डेवलप्ड वर्जन्स ब्रिटेन में फिल्टर होके गए हैं। तो ब्रिटेन के माध्यम से वो सारे के सारे कंसेप्ट जो फाइनल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे रेनेसेंस से मिले हुए, वो इंग्लिश लैंग्वेज के वाया पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल हुए हैं, और उन्होंने वही चेतना उन देशों में भी फूंकी जो कभी शायद यूरोपियन रेनेसेंस ने यूरोप में फूंक दी थी, और वही सवाल और वही प्रश्न वही होने लगे। तो कारण और आधार ये बनता है कि जब ब्रिटिशर्स का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बंगाल में लगा, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के माध्यम से जब वहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज पेनिट्रेट होने लगी, उसी इंग्लिश लैंग्वेज में एजुकेटेड इंडियंस ने जब उस लैंग्वेज में अवेलेबल लिटरेचर पढ़ा, जो लिटरेचर यूरोप का था, न्यू रेवोल्यूशनरी बुक्स पढ़ी, न्यू जर्नल्स, न्यू मैगजीन्स पढ़ी, न्यू सोसाइटल रिलेशंस, न्यू बुक्स ऑन द डेमोक्रेसी, न्यू बुक्स ऑन द पॉलिटिकल सेटअप एंड द सिस्टम,
न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, न्यू फेनोमेनास। तो उसके माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट हुई कि ठीक यह कंडीशन इंडिया की भी है, जो आज से ठीक 400 साल पहले यूरोप की थी। और यूरोप ने इस चीज़ के माध्यम से खुद को बदला, तो आज शायद वही परिस्थितियां भारत में भी हैं और भारत में भी इसका लाभ होना चाहिए। तो इसकी वजह से उस इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल उस लिटरेचर को पढ़ करके, जो कि उस यूरोपियन इन्फ्लुएंस के प्रभाव में लिखे गए थे, उन न्यू मॉडर्न थ्योरीज को समझा जो ऑटोक्रेसी से अलग थी, जो एब्सोल्यूटिज्म को ख़त्म करती थी, जो डेस्पोटिज्म के अगेंस्ट थी, जो पॉपुलर पार्टिसिपेशन की बात करती थी, चुनाव की बात करती थी, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी की बात करती थी कि रिलेशंस कैसे होने चाहिए रूलर और सब्जेक्ट के बीच में, जो रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती थी, जो रीजनेबल एंड रैशनल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात करते थे, जो धर्म को पर्सनल अफेयर तक सीमित रखते थे, जो उन्हें रैशनैलिटी के पैरामीटर पर खरा उतरने की बात करते थे। ये सारी चीज़ों की चर्चा ज़बरदस्त उन इग्नाइटेड माइंड्स में होने लगी जिन माइंड्स के पीछे का इग्निशन का आधार लैंग्वेज इंग्लिश थी और सब्जेक्ट मैटर यूरोपियन रेनेसेंस का था। और ऐसे में एक ज़बरदस्त चीज़ यूरोपियंस ने भारत में यह कर दी, जिसका एक आधार बनता है कि हमारी कंट्री में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स जिन्होंने भी किए हैं, एक तो आप देख लें कि उनका लैंग्वेज इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग होल्ड था, दूसरा उनके ऊपर यूरोपियन रेनेसेंस का इम्पैक्ट था, और तीसरी सबसे बड़ी बात थी कि यूरोपियंस ने भारत में अपना बेटर कंट्रोल बढ़ाने के लिए ही भारतीय आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, सैक्रेड बुक्स, इनको बहुत डेप्थ में पढ़ा, भारतीय कस्टम कल्चर वैल्यू मैनर को समझने के लिए, और इनको भी बड़े वे में इंग्लिश लैंग्वेज में लिख डाला। जब इन्होंने इसको इंग्लिश में लिख डाला, पहली बात, जो कि पहले सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग की मोनोपोली हुआ करती थी, वो वर्ग हुआ करता था ब्राह्मणास। अब ब्राह्मणास जो कि क्लासिकल संस्कृत में लिखे हुए इन टेक्स्टों को पढ़ते हैं, धर्मशास्त्रास हैं, जब बाद में वर्जन्स वेदास के आए, उपनिषद आए, वेदांग है, वेदांत है, ये सारी चीज़ें ड्यू टू द लैंग्वेज मोनोपोली एक पर्टिकुलर सेक्शन तक सीमित थी। एक वर्ग जो भारत का था पूरी तरह से इसे डिप्राइव्ड रहा, और ये फ्यू लोगों तक रही। एक रीज़न लैंग्वेज था, दूसरा रीज़न इसका मैन्यूस्क्रिप्ट था, प्रिंटिंग थी नहीं, बहुत ही फ्रेजाइल कैरेक्टर के मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे, ख़राब हो जाते थे और बहुत महंगे होते थे, लिखने पड़ते थे, आम लोगों को उपलब्ध भी नहीं हो पाते थे। और समय ऐसा आ गया मिडेवल पीरियड का कि मुस्लिम रूल आ गया पूरा का पूरा भारत में 1206 से लेकर के, उसके पहले सल्तनत, देन फिर मुगल्स। तो उस दौरान ये सारी चीज़ों को और कंटेन कर लिया गया, रिस्ट्रिक्ट कर लिया गया, ताकि ये नाश ना कर दी जाएं, ख़राब ना कर दी जाएं। कुछ मंदिरों में सहेज ली गई, कुछ बंद कर ली गई, कुछ प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करके कुछ लोगों तक सीमित हो गई। फिल्ट्रेशन और पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा था नॉलेज का, लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने आकर के ये बैरियर ब्रेच कर दिया। सबसे पहला चीज़ तो ये हो गया कि प्रिंटिंग प्रेसेस इनके द्वारा भारत में ला दी गई, यूरोपियंस के द्वारा, और उन प्रिंटिंग प्रेसेस के तहत अब तो आप छाप बहुत सकते हैं, प्रिंटिंग हो सकती है, तो मटेरियल सस्ता अवेलेबल होगा और ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा। दूसरी बड़ी चीज़ हो गई कि लैंग्वेज वाला ब्रेच चला गया। इन्होंने भारत आकर के भारतीय क्लासिक संस्कृत और बाकी चीज़ें सीखी, क्योंकि इनका पर्पस हिडन था कि इन्हें यहाँ पे जुडिशियल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लीगल सर्विसेज देनी है, उसके लिए यहाँ का लोकल कस्टम, कल्चर, लॉज, मैनर्स समझने हैं, उसके लिए इन्होंने यहाँ की लैंग्वेजेस सीख करके यहाँ के ग्रंथ पढ़ने चाहे। ऐसे में इन्होंने उन ग्रंथों को कन्वर्ट भी किया इंग्लिश में, और जब इन्होंने उन ग्रंथों को इंग्लिश में कन्वर्ट किया और वो इंग्लिश हमारे भारत के वो लोग सीख गए थे जो इनके कॉन्टैक्ट में आए, जैसे शुरुआती ज़मींदार, जिन्हें हम प्रिंस भी कहते थे, राजा भी कहते थे, ज़मींदार भी कहते थे, तालुकदार भी कहते थे। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो एक पॉलिसी चली गई जिसके तहत इन्होंने कुछ लोगों को ही एजुकेट करने का काम किया, और उन्हीं लोगों को जिनको ज़मींदारी दी, जो पहले से एजुकेटेड थे, उन्हीं के बच्चों को पढ़ाया, वो इंग्लिश सीखे। इंग्लिश में अब इंडियन क्लासिकल वर्क ही अवेलेबल है, तो पहला तो उनका एक्सेस इंडियन क्लासिकल वर्क पे ही हुआ, तो वो इंडियन क्लासिकल वर्क को और उन सारी चीज़ों को बहुत डीपली समझ पाए, पहली बात। दूसरा, उनका एक्सेस वाया ब्रिटिशर्स इंग्लिश सीखने की वजह से सीधा सीधा जितना ब्रिटेन का और पूरे यूरोप का रेनेसेंस था उस कंटेंट पे भी हो गया। तो दोहरा एक्सेस हुआ, एक अपने ही क्लासिकल बुक्स को आपने पढ़ा और दूसरा अपने यूरोपियन रेनेसेंस की उन बुक्स को पढ़ा। ये सारी चीज़ों को लेकर के आपके अंदर अब एक ख्याल ये आने लगा जो दो साइड से आया। पहला ख्याल ये था उस समय के भारत की परिस्थितियां, जो भारतीय समाज की कमियां थी, जिसमें वो लोग जो भारत के समाज को फ्रेजाइल बना रहे थे, जो हर तरह से भेद हो, चाहे वो जाति है, चाहे धर्म था, चाहे समाज के नाम पर कोई भी, ये सारी डिस्क्रिमिनेशंस जो इंडियंस ने कर रखी थी। और दूसरा, इन डिस्क्रिमिनेशंस का फ़ायदा उठा करके, इस फ्रेजाइल सोशल स्ट्रक्चर का बेनिफिट उठा करके और उस खत्म होती डीजेनरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का फ़ायदा उठा करके जो फॉरेनर्स ने आकर के रूल किया,
और उस रूल के माध्यम से जो वो बेनिफिट उठा रहे हैं ऑलरेडी इनहेरिटेड वीकनेसेस का, ये दो चीज़ों ने परेशान किया उस विश्लेषक और चिंतक समाज को, जिसने फिर उस इंग्लिश लैंग्वेज, उस यूरोपियन रेनेसेंस और उस इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट का इंग्लिश वर्जन सारा जब पढ़ा तो उसने फिर प्रयास किया कि क्यों ना मैं भारतीय समाज को ही भीतर से करेक्ट करूं, और उस करेक्ट करने के लिए उसके हाथ में जो एक यार्डस्टिक थी, जो एक टॉर्च थी, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने पकड़ रखी है, जो मशाल, दैट मशाल एंड दैट लैंटर्न ऑफ द एनलाइटनमेंट, वो मिशैल जो है वो भारतीयों के हाथ में आई इन द फॉर्म ऑफ इंग्लिश, इन द फॉर्म ऑफ क्लासिकल हिंदू इंडियन टेक्स्ट एंड इन द फॉर्म ऑफ यूरोपियन लिटरेचर। ये एक बड़ी बात थी। तभी जाकर के ब्रिटिश डोमिनेंट एरियाज में और इंग्लिश एजुकेटेड यूथ के द्वारा ये किया गया, जिन्हें हम कहते हैं द इंग्लिश एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, तो उनके द्वारा ये सारे चीज़ें हुई हैं। इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि यह मुहिम किस तरह की थी, इसका कैरेक्टर क्या था और ये कहाँ तक फैली हुई थी, इसको समझना जरूरी है। और जब बात सोशल रिफॉर्म्स की हो रही थी तो फिर बात सारी रिलीजियस रिफॉर्म पे क्यों आ गई? सारी बात रिलीजियस रिफॉर्म पे क्यों आ गई? क्योंकि कुरीतियाँ तो सोशल रिफॉर्म्स की जिक्र हो रही हैं। इस पर चर्चा करते हैं। चलिए अमनदीप, अब चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। देखो अमनदीप, एक बात आप हमेशा समझ के चलेंगे कि जब भारत में हम सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट हमारे दो तरह की हुई हैं। पहली वो जिन्हें हम कहते हैं रिफॉर्म मूवमेंट्स, और दूसरी वो जिन्हें हम कहते हैं रिवाइवल मूवमेंट्स। दोनों ही मूवमेंट्स ने जो सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उसी में चेंजेस करने का प्रयास किया है। ये दोनों ने किया है, लेकिन दोनों ने एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट कंसाइंस और एंशिएंट लिटरेचर को किस डिग्री तक यूज किया है, ये दोनों का अंतर है। ये दोनों का अंतर है। रिफॉर्म मूवमेंट में ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, और सैयद अहमद खान के अलीगढ़ मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिफॉर्म मूवमेंट के अंदर ब्रह्म समाज आ जाता है, प्रार्थना समाज आ जाता है, और अलीगढ़ मूवमेंट आ जाती है। इसी तरह रिवाइवल, अगर हम बात करते हैं रिवाइवल मूवमेंट की, तो आर्य समाज आ जाएगा इसके अंदर। आर्य समाज इसके अंदर आता है, ठीक है। परमहंस मंडली ये इसके अंदर आ जाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट मुस्लिम अगर देवबंद मूवमेंट, तो देवबंद मूवमेंट इसके अंदर आ जाती है। अब अगर हम रामकृष्ण मिशन इसके अंदर आता है, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, देवबंद मूवमेंट रिवाइवल में, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट रिफॉर्म में। इस तरह से रिफॉर्म एंड रिवाइवल मूवमेंट है। दोनों ने ही सोशल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर में रिफॉर्म्स करने की बात की, परिवर्तन, लेकिन किस डिग्री तक इन्होंने एंशिएंट रिलीजन, एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट कंसाइंस को यूटिलाइज किया है अपने उस स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में, उस पे वेरी कर जाती है इनकी नेचर कि रिफॉर्म कौन सा, रिवाइव कौन सा। जैसे दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, इसने भी हिंदू धर्म और हिंदू समाज में रिफॉर्म ही किया है, लेकिन ये बहुत हाई डिग्री पे जाके रिलाय करके वेदास के ऊपर। तो इन्होंने लिटरली स्लोगन दिया कि वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू द वेदास। आर्य समाज लिटरल सेंस में ही वैदिक सोसाइटी की बात करेंगे। आई बात समझ में? अब ब्रह्म समाज ये भी बात वेद और उपनिषदों की कर रहा है, इसने भी पब्लिकेशन उसकी की, लेकिन ये वेद एंड उपनिषद के एग्जाम्पल्स ढूंढ के कोट कर रहा है जो सती प्रथा के विरुद्ध है, जो जात पात के विरुद्ध है, जो विधवा के पुनर्विवाह के समर्थन में है, जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट चीज़ें हैं। ये उसको उसी डिग्री तक यूज़ कर रहा है। ये समाज को वैदिक या उपनिषदिक नहीं बनाना चाहता है, ये चाहता है कि वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न गुड एस्पेक्ट, तो ब्रह्म समाज पास्ट एंड वेस्ट के गुड एस्पेक्ट दोनों जोड़ो और फिर एक सोसाइटी बनाओ। तो जैसे राजा राम मोहन राय की बात करें तो उनका जो एक कल्चर था वो अथीस्ट तो कभी भी नहीं थे, तो उनका जो एक माइंडसेट था वो था थीस्ट आइडलिज्म। इसको हम क्या कहते हैं? थीस्टिक आइडलिज्म। इट इज थीस्टिक आइडलिज्म।
मतलब धर्म में ही है, लेकिन एक आइडियलिस्टिक मैनर में। आइडियलिज्म होना चाहिए, मैनर होने चाहिए, यानी कि ह्यूमनिज्म, वैल्यू सिस्टम होना चाहिए। इसमें पास्ट भी चलेगा, वेस्ट भी चलेगा, और दोनों के बेस्ट चलेंगे। एक्सक्लूसिवली नहीं कोई भी होगा और कंप्लीटली भी कोई नहीं होगा। ना तो अकेला वास्ट होगा, बेस्ट होगा, ना अकेला पास्ट होगा। ये नहीं होगा कि वेस्ट हुआ तो पास्ट गया, पास्ट है तो वेस्ट गया, दोनों का बेस्ट होगा। बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ये सब चीज़ों के लिए ग्राउंड प्रिपेयर हुई पड़ी थी, तभी ये रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए। आज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, भारत में हम जब बात करते हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की, मैंने बार बार रिफॉर्म वर्ड यूज़ किया है, कभी भी फंस नहीं जाना। मैंने कभी भी वर्ड रेवोल्यूशन यूज़ नहीं किया। डेलिबरेटली हमारे भारत के इन चिंतकों ने, चाहे वो प्रार्थना समाज था, चाहे अलीगढ़ मूवमेंट था, चाहे ब्रह्म समाज, चाहे आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, चाहे देवबंद मूवमेंट, इन्होंने रेवोल्यूशन पे कभी फोकस नहीं किया। इनका पर्पस था रिफॉर्म। मतलब ये रेडिकली पूरे भारत को रेवोल्यूशन चेंजेस नहीं देना चाहते थे, इन्होंने एग्जिस्टिंग सिस्टम्स में ही रिफॉर्म करने चाहे। अब आप एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इन्होंने जो भारत की एक सोसाइटी थी, जिसकी एक व्यवस्था थी, वो पूरे भारतीय समाज को आउटराइटली डिनाई नहीं किया है। आप नोटिस करके देखिए, राजा राम मोहन राय ने पूरे भारतीय समाज को आउटराइटली डिनाई नहीं किया है कि सोसाइटी ही पूरी तरह से डिनाई हो जाए, इंडिया का कल्चर, इंडिया का मैनर्स, कस्टम्स, वैल्यूज़ पूरी तरह से खत्म होकर एक नया सिस्टम लेके आना है तो क्रांति करनी है, रेवोल्यूशन, ऐसा नहीं। उस समाज के अंदर जो दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के बीच में जो भी उस डिवीजन से दलित के लिए डिस्क्रिपेंसीज क्रिएट हो रही हैं, उसको रेक्टिफाई किया। मेरी बात को समझो बेटा, मैं क्या समझा रहा हूं। देखो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का एक डिवीजन तो है। इस डिवीजन की वजह से एक डेप्रीवेशन का एटमॉस्फेयर आ रहा है एक वर्ग के लिए, वो वर्ग है दलित। वो जो उसे डेप्रीवेशन झेलनी पड़ रही है ड्यू टू दिस डिवीजन, उन डेप्रीवेशन को रिमूव करने की बात की गई। उन डेप्रीवेशन को खत्म करो। आई बात समझ में? फिर मैन एंड वुमेन, मैन एंड वुमेन में वुमेन एंड मैन के रोल को कभी इक्वल करने की बात नहीं हुई है कि वुमेन मैन दोनों बराबर रोल प्ले करेंगे। ध्यान से समझिए इस चीज को। ऐसा यूरोप में हुआ है, ऐसा यूरोप में हुआ है, ऐसा भारत में नहीं। भारत में बीइंग वुमेन, वुमेन होने की वजह से जो डिस्क्रिपेंसीज हो रही हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन और डिप्रीवेशन झेला जा रहा है, उसको रिमूव करने की बात की गई। और वो भी आप देखिए लिमिटेड स्फेयर्स में, जैसे चाइल्ड मैरिज के मामले में, जैसे विडो की रीमैरिज के मामले में, जैसे वुमेन के एजुकेशन के मामले में, जैसे पॉलीगैमी के मामले में। इन मामलों में जो जो डिप्रीवेशंस बीइंग वुमेन आपको झेलनी पड़ी हैं वो, लेकिन बहुत बड़े लेवल पर अगर आप कहें फेमिनिज्म की बहुत बड़े स्तर पर बात ये कही जा रही है कि मैन एंड वुमेन इक्वल इन द फील्ड ऑफ वर्क, एम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग, कि वुमेन को भी पूरा एम्प्लॉयमेंट में उस लेवल पर आना चाहिए, काम काज में आना चाहिए। तो पूरा सामाजिक ताना बाना बदलने की बात नहीं हुई है, कोई क्रांति नहीं हुई है। समझिए इस चीज़ को, समझ पा रहे हो? लेकिन एजुकेशन एक बेसिक राइट है, बीइंग वुमेन वो डिनाई नहीं होना चाहिए, इसकी बात हुई। मैरिज एक नेचुरल एंड सोशल एसोसिएशन है फॉर द ग्रोथ ऑफ टू ह्यूमन बीइंग, वो एक के लिए डेट्रीमेंटल नहीं हो सकता कभी भी। करेक्ट एज में होना, चाइल्ड मैरिज हो जाएगा तो सबसे पहला आधार ही चाइल्ड मैरिज को अटैक करने का यही था कि वुमेन एजुकेशन कैसे कराएंगे जब चाइल्ड मैरिज ही हो जाएगा, बचपन की उम्र में शादी हो जाएगी तो वुमेन एजुकेशन तो होगा नहीं। वुमेन एजुकेशन कराना है, उसका पहला तरीका ही है कि चाइल्ड मैरिज बैन होना चाहिए, तो वुमेन एजुकेशन हो पाएगा। क्योंकि बच्ची, लड़की के बच्चे हो जाएंगे तो फिर वो पढ़ना मुश्किल है, ससुराल परिवार में चली जाएगी। तो इसलिए वुमेन एजुकेशन के लिए चाइल्ड मैरिज बैन होना जरूरी है। वुमेन की हेल्थ इंपॉर्टेंट है। तो ये जो उसके बीइंग इन आइडियल सोसाइटी, जो उसके राइट्स होने चाहिए, उसकी बात की है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, वो बहुत बड़ी क्रांति करने की बात नहीं हुई है। समझ रहे हो इस बात को? इस चीज को अंडरस्टैंड करो। दलित को लेकर के अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो दलित को लेकर के एक चीज हुई है। अगर आप देखें तो इनके द्वारा कोई ऐसे मूवमेंट्स नहीं किए गए हैं कि टेंपल एंट्री कराई जाए बी आर अम्बेडकर की तरह। आप देखिए
पी.आर. अम्बेडकर बाद में आएंगे ना, जो मंदिरों में दलितों की एंट्री कराएंगे, लेकिन अभी तक मंदिरों में एंट्री कराने जैसा मूवमेंट इनका उस लेवल पे नहीं हुआ। क्लियर बात। लेकिन जो छुआछूत है, अनटचेबिलिटी का एक एटमॉस्फेयर है, जो बड़े लेवल पर जन्म के आधार पर भेद मान करके उन्हें बहुत सारे राइट्स ही नहीं मिल रहे हैं, उन राइट्स को दिलाने की बात हुई है एक आइडियल सोसाइटी में। तो उनके हाथों का पका हुआ खाना खाना, उनके साथ खाना शेयर करना, इस तरह के एक्ट इन्होंने अपने लेवल पे किए हैं। आई बात समझ में? तो इन रिफॉर्म एंड रिवाइवल मूवमेंट के द्वारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर को पूरी तरह से रेडिकली खत्म करके नया सा स्ट्रक्चर लाने की बात नहीं हुई थी, इसके भीतर ही परिवर्तन किए गए हैं। यानी कि ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी तो वही रहा, उसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया चीज़ों को, उसके अंदर आपने ऑर्डर कर दिया। तो रीऑर्डरिंग है, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोसाइटी। तो इट इज़ वेरी एस्पेक्ट इज द जो फॉर्मेशन हो रखी है उसमें रिफॉर्मेशन की, रिफॉर्म, डीफॉर्म कुछ नहीं किया, रिवॉल्यूशन नहीं है। बात समझ रहे हो? तो ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट, इसलिए रिफॉर्मर्स के तौर पर ये लोग जाने जाते हैं। इतनी बात क्लियर? तो पहला आधार तो सीधा सीधा वही बन गया, मैंने आपको बताया, इंग्लिश एजुकेशन का पेनिट्रेशन। दूसरा आधार मैंने आपको बताया, एनलाइटेंड यूरोपियंस का आना, अपनी नीड की वजह से यहाँ के टेक्स्ट कन्वर्ट करना, वहाँ की नॉलेज लेकर के आना, दूसरा आधार बन गया। तीसरा आधार मिशनरियों के कैंपेन, उनके द्वारा एजुकेशन का प्रमोशन। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, मिशनरियों के द्वारा धर्म परिवर्तन के नाम पर अति से ज़्यादा समाज में घुसना, तो उसको एक रिस्पॉन्स देने के लिए एक वर्ग जागा, उसका रिस्पॉन्स भी तो देना जरूरी है। तो मिशनरी एक्टिविटीज़ ने भी एक वर्ग को जगाया। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि 1841-2 के अराउंड मिशनरियों के द्वारा बड़े लेवल पर जब लोग कन्वर्ट हो रहे थे, इसका विरोध करने के लिए ही देवेंद्र नाथ टैगोर, द्वारका नाथ टैगोर के बेटे और रविंद्रनाथ टैगोर के पिता, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा एक्सक्लूसिवली इनसे अलग होकर के फिर इनको रिप्लाई देने के लिए ब्रह्म समाज, जिसे हम ब्रह्म धर्म से जानेंगे आगे जाकर के, उपनिषद और वैदिक टेक्स्ट पब्लिश करने शुरू कर दिए थे। और ये उपनिषद एंड वैदिक टेक्स्ट पब्लिश करते हुए उन्होंने जो नई पत्रिका, जो मैगजीन्स, जो नया प्रोसेस चलाया, इसे ही ब्रह्म धर्म कहा गया है। तो वो एक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, एक रिप्लाई कर रहे हैं, इट इज़ अ रिएक्शन। तो मिशनरीज़ का भी एक रिएक्शन, मिशनरीज़ के अगेंस्ट भी एक रिएक्शन आया कि ये जो मिशनरी आइडियोलॉजी है, कि जो कंप्लीट अटैक मिशनरियों ने कर दिया ना भारत पे, कि आपका स्टेट सोसाइटी बहुत ही रूडिमेंट्री है, आपका रिलीजन बहुत ही ऑर्थोडॉक्स है, डीजेनरेटेड रिलीजन है, इस चीज़ ने भारतीयों को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया। उस इंट्रोस्पेक्शन में जो न्यू लाइट एम्बेडेड थी ऑफ एनलाइटनमेंट ऑफ द यूरोपियन रेनेसेंस एंड द एक्चुअल नॉलेज ऑफ आर ओल्ड स्क्रिप्चर्स, उस ग्राउंड पे ये माइंड ये मानने को तैयार नहीं था कि मिशनरियों के ये तथ्य सहित हो सकते हैं। ऐसे में वो जो क्वेस्ट क्रिएट हुई अपने ही धर्म को जानने की, उस धर्म ने इन्हें बहुत सारी उन तथ्यों से अवगत करा दिया, उन फैक्ट से जानकार करा दिया, जिससे वाया ऑटोमेटिक ही रिफॉर्म हो गए। तो ये एक तरह का मिशनरियों के अगेंस्ट रिस्पॉन्स भी था। अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था बड़े पैमाने पे नई तरह की लिटरेचर का लिखा जाना। तो लिटरेचर भी बहुत सारे ऐसे लिखे गए और वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में लिखे गए, इसका भी इनको सीधा सीधा लाभ हुआ। और सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पर ये आ गया था कि ये समाज, ये जो एक वर्ग था, यह समाज उस वर्ग से भी दुखी था जो वर्ग आज भी इग्नोरेंट कैरेक्टर के तौर पर रूलर बन के बैठा हुआ था। कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ केंद्र के शासक थे, राजा थे, ये उनसे भी तंग थे कि इनके होते हुए एक इतनी छोटी पावर आकर के इस्टेब्लिश हो गई, इस पॉलिटिक्स में क्या प्रॉब्लम होगी, इस एब्सोल्यूटिस्ट कैरेक्टर में क्या दिक्कत है, ये रूलर्स इतने हमारे देश के डेस्पोटिक क्यों हैं। और बीइंग अ सिविलाइज्ड पर्सन हैविंग ऑल द सिविल लिबर्टीज, मुझे ये तय करने का अधिकार नहीं है कि मैं अपने देश में रहूँगा कैसे, मेरे देश के रिसोर्सेज में मेरा कितना शेयर होगा, मेरे देश का एजुकेशन सिस्टम कैसा होगा, मेरे देश में इकोनॉमी किस तरह से होगी और रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, मेरी पार्टिसिपेशन के बिना ये कैसे हो सकता है। ये सवाल भी वहीं से खड़ा हुआ जहाँ से यूरोप में ये सिस्टम्स देखे थे, वो इंस्टीट्यूशंस ऑब्जर्व की थी, वो कस्टम कल्चर ऑब्जर्व हुए थे। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेनेसेंस हुआ था और रेवोल्यूशंस हुए थे। तो अपने ही एग्जिस्टिंग डीजेनरेटेड पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट
भारतीय भी खुद ही सवाल कर रहे थे कि दिस सिस्टम इज नॉट समवेयर ओके। दैट इज द रीज़न आज हमारी सफरिंग जो है उसका एक रीज़न अगर ब्रिटिश हैं तो उनको ये ग्राउंड जो मिली है, ये जो फैसिलिटेशन हुई है, ये हुई तो हमारे डीजेनरेटेड सिस्टम के थ्रू है। उनके आने के पहले हमारी परिस्थिति जस्ट बिफोर क्या थी, उनके जस्ट आने के पहले हमारी परिस्थिति क्या थी, लेटर मुगल्स के दौरान हम कैसे थे, यह भी एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी द प्लाइट ऑफ द कॉमन पीपल। आम लोगों की जो इकोनॉमी में, सोसाइटी में और पॉलिटिक्स में जो पूरा बुरा हाल अंग्रेज़ों के शासन में हो रहा था, ये जो इतना सप्रेशन एंड ऑपरेशन हो रहा था, तो इसका भी जवाब ढूंढ रहे थे हमारे रिफॉर्मिस्ट कि अब क्या ब्रिटेन में भी सेम आइडियोलॉजीज, सेम फोर्सेस ऑफ द पॉलिटिक्स, इकोनॉमी एंड मैकेनिक्स ऐसा ही बिहेव करती हैं क्या, वहाँ पर भी लोगों के साथ यही ऑपरेसिव एंड सप्रेसिव एस्पेक्ट हो रहे हैं। तो उसके जब आंसर ढूंढे तो पता लगा वहाँ पे सोसाइटी इगैलिटेरियन लेवल पर इस्टेब्लिश है, अब राइट्स सबके पास हैं, शेयर सब रिसोर्सेज सबसे शेयर होते हैं एंड लोग एनलाइटेड है, लोगों को अपने ग्रीवेंसेज निकालने का मौका दिया जाता है, प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे, आप ग्रीवेंसेज रिड्रेस करा सकते हैं अपने, लोगों की सहमति से की ऑफिसर्स बनते हैं और वहाँ पे सारे काम किसी के सेल्फ डिस्क्रिशन से नहीं होते हैं, विवेक से नहीं होते हैं, वहाँ पे सारी चीज़ों के लिए एक फॉर्मेट होता है फॉलो, यानी कि काम संस्थानों के अकॉर्डिंग होते हैं, इंस्टीट्यूशन। तो ये इंस्टीट्यूशंस इंडिया में चाहिए। यही कारण है कि मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रिफॉर्मिस्टों ने कभी भी इंडिपेंडेंस की मांग उस लेवल पे इनिशियली नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि आज जो एक डिजेनरेटेड पॉलिटिकल सिस्टम इंडिया का है, उसका एक वायबल सब्स्टिट्यूट जो इंस्टीट्यूशनल बेस्ड, लॉ एंड ऑर्डर बेस्ड, प्रोटोकॉल्स बेस्ड, ऑडियल सोसाइटी बेस्ड जो ब्रिटिशर्स इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये एक वायबल ऑप्शन हो सकता है। बट अगर हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ एक्चुअल सेंस में हो, अगर पार्टिसिपेटरी मैकेनिज्म से लॉ बना लिए जाए, अगर इंस्टीट्यूशंस इंडियंस मैनेज करें, अगर लोग एजुकेटेड एंड एनलाइटेंड हो, तो पॉलिसीज़ उनको कभी भी डिप्राइव नहीं होंगी, उनके प्रति डेप्रीवेशन की एटीट्यूड नहीं आ पाएगा। इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि वो ब्रिटिश सिस्टम को ही बेटर बनाने की बात करते रहे, वो ब्रिटिश लॉ मेकिंग मैकेनिज्म को और रिप्रेजेंटेटिव बनाने की बात करते रहे, वो ब्रिटिश कोर्ट्स, ब्रिटिश कॉम्प्लेक्सेस, ब्रिटिश राइटिंग एस्पेक्ट, इनको और बेहतर बनाने की बात करते रहे। क्योंकि इसके पहले अगर आप देखें, देयर वाज नॉट एट ऑल कंसेप्ट ऑफ प्रोटेस्ट एजिटेशंस, वो सीधा सीधा डिक्लेयर होता था रिवॉल्ट, और उसे सप्रेस होता था जब शासकों का दौर था। आपने देखे रिवॉल्ट सप्रेशंस होते थे, तो राइटिंग्स, प्लीज, जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, प्रोपेगेंडास, नुक्कड़ नाटक, इनके माध्यम से आप विरोध नहीं कर सकते, यानी कि डिसेंट दिखाने का स्कोप ही नहीं था। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा ये देखा गया कि ये जो नया मैकेनिज्म है पॉलिटिक्स, इंडियंस के द्वारा ये देखा गया कि ये जो नया सिस्टम है जिसमें पॉपुलर इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, जो पॉपुलर जनता के द्वारा चुने हुए इंस्टीट्यूशंस, ठीक है दे आर पार्शियल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, नॉट कंप्लीट डेमोक्रेटिक, बट ऐसे में अगर आम जनता के बीच में कोई डिसेंट है सरकार को लेके, तो डिसेंट रखने का एक प्लेटफॉर्म तो है, एजिटेट करने का एक मैकेनिज्म तो है, और हम जनता की राय को मोबिलाइज कर सकते हैं। इससे प्रेशर बनता है उन इंस्टीट्यूशंस पे, और फिर वो इंस्टीट्यूशंस एक्सप्रेस करते हैं हमारे इंटरेस्ट को। सो दे आर रिप्रेजेंटिंग, दे आर समवेयर एक्सप्रेसिंग आवर इंटरेस्ट, बट फॉर दैट हमें एक मूड क्रिएट, एक मोबिलाइजेशन करनी पड़ती है, पीसफुल एजिटेशन करने पड़ते हैं, धीरे धीरे एज अ प्रेशर ग्रुप प्रेशराइज करना पड़ता है। बेनिफिट्स डिराइव करने के कैपेबल हो जाओ, बेनिफिट्स डिराइव कर सकते हो, मतलब सिस्टम तो यही है जिससे मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव हो सकते हैं, बिकॉज दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिव सिस्टम, ये रिस्पॉन्स करता है। अब डिपेंड करेगा कि बेनिफिट डिराइव करने वाला सेगमेंट कितना एनलाइटेंड है, कितना नॉलेजफुल है, उसमें फोर्स कितनी है, उसका मास बेस कितना है, उसकी डिमांड्स कितनी जेन्युइन एंड रेलेवेंट हैं, और वो कितनी सस्टेनेबल है। लेकिन अगर मिलेगा कुछ तो इस सिस्टम से मिलेगा, अदरवाइज हम किसी डिस्पोटिक रूलर की मर्जी पे ही रहेंगे हमेशा। वहाँ पे डिसेंट का स्कोप नहीं, वहाँ पर किसी तरह से अपने एक्सप्रेशंस को रिजेंबल होते देखने का पॉसिबिलिटी नहीं, वहाँ पे मास मोबिलाइजेशंस आप नहीं कर सकते, वहाँ पर आप अपने इंटरेस्ट नहीं शो कर सकते, सस्टेनेबल वायबल ऑप्शन नहीं, और कभी भी
उस पोजीशन पर जाने के लिए तो इमेजिन कर ही नहीं सकते, क्योंकि एवरीथिंग इज हेरारिकल, एवरीथिंग इज इन द डिस्क्रिशन ऑफ द रूलर, एवरीथिंग इज समवेयर वेरी सेंट्रलाइज्ड। तो ब्रिटिशर्स का मानना ये था कि ये मॉडर्न एजुकेशन एक लेवल पर इसलिए भी ब्रिटिशर्स कह रहा हूँ यार, इंडियन एनलाइटेंड इंडियंस का मानना ये था कि मॉडर्न एजुकेशन इस लेवल पे भी अच्छी है एक ग्राउंड पे, कि जहाँ पर एक एजुकेशन वेदास की है, उपनिषद की है, कितना भी प्रयास कर लेंगे हम, इट इज ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड टू द लो सोसाइटी, लो क्लास सोसाइटी, दैट इज द दलित एंड अदर फोर्थ रैंक पीपल। लेकिन देयर इज नो बैरियर फॉर द फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, न्यू लॉज, न्यू कोड। वो धर्म के और जात के आधार पर भेद नहीं करेंगे तो वो एजुकेशन सबको मिल जाएगी। पहला बेनिफिट इसका ये होगा। फिर ऑर्डर बेस्ड सोसाइटी में